हाँ जी बेटा, तो हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ओके। अभी ग्रेविटेशन जो है क्या है, ठीक है। ये आपको पता ही है, न्यूटन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटेशन का। एक बार न्यूटन जो थे वो अपनी नानी के घर जा रहे थे, ओके। तो एक पहाड़ी इलाके के ऊपर वो चढ़ रहे थे, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद या काफी देर बाद थकान के बाद वो एक पेड़ के नीचे पड़ गया, ओके। अब पेड़ वो मैंगो था, मैंगो का था कि बैना, सॉरी उसका एप्पल का था, वो मेरे को नहीं पता, लिखते हैं एप्पल का पेड़ था, ओके। तो जब वो यहाँ पे पड़ गया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ऊपर से पता नहीं तो पंछी आया, ठीक है, वो बर्ड आया या एप्पल वैसे इसके पास गिर गया, कान के पास। तो सोचने लगा, वैसे इसके दिमाग में एक आइडिया है, ये एप्पल मेरे पास क्यों आया, जब इसको ऊपर को जाने के लिए बिल्कुल फ्री स्पेस था। तो यहाँ से बेटे इसने सोचा, ठीक है, अभी ये जो अर्थ है, अर्थ हमारी, ठीक है, जो अर्थ है जिसके ऊपर कोई ट्री लगा हुआ है, अर्थ और एप्पल के बीच में या अर्थ या किसी भी दूसरी चीज के बीच में एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ओके। इसके कारण ये जो अर्थ है इसका सेंटर यहाँ पे है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो एप्पल है इसका सेंटर इसके ज्योमेट्रिक जो सेंटर ऑफ मास में है। तो अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को जो इसके सरफेस के ऊपर है या इसके सरफेस के अंदर है, ओके, कैसे कहाँ पे कितनी है फोर्स कम होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अर्थ जो है, ठीक है, वो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ को खींचती है, ओके। वो बॉडी है अर्थ से बड़ी है चाहे अर्थ से छोटी है, ओके। तो ये जो फोर्स होती है जिसके कारण इस, मान लो इस मैंगो का मास m है और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। तो ये जो फोर्स होती है, ठीक है, ये जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस, ओके। जितनी मास मैंगो की होगी फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा मास जो होगी ज्यादा अर्थ की होगी फोर्स उतनी स्ट्रांग होगी, ओके। और ये जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन मैंगो ड्यू टू अर्थ एंड फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मैंगो, ये दोनों की दोनों फोर्सेज होंगी बेटे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगी, क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट, ओके। अब देखो सीधी सी बात है, भाई हम जो है, ठीक है, एक मैंगो ट्री के नीचे हम खड़े हैं, बहुत सारा ऊंचा सा एक मैंगो ट्री है, उसमें से एक मैंगो गिरता है, ओके। वो जो मैंगो गिरता है वो हमें नीचे आता हुआ दिखाई देता है। अगर मैंगो की फोर्स अर्थ के ऊपर और अर्थ की फोर्स मैंगो के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऐसा क्यों नहीं होता अभी मैंगो अपनी जगह रहे और अर्थ ऊपर चली जाए। इसमें बेटे सीधी सी बात है, देखो हम कई बार हमने पढ़ा हुआ है, एक हमारे पास ट्रक है और एक हमारे पास जो है, ठीक है, बाइसिकल है। ये जो ट्रक है, ट्रक की मास बहुत ज्यादा है और बाइसिकल की मास जो है बहुत कम है। अब पहले अगर हम ट्रक को धक्का दें, मैं ट्रक को धक्का दे रहा हूँ, तो क्योंकि इसकी मास इतनी ज्यादा है एंड वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास उसकी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ट्रक में वो डिपेंड करेगी मेरी फोर्स कितनी है, जितनी ज्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उतनी ज्यादा होगी, okay? और जब मैं इसी फोर्स से साइकिल को धक्का लगाऊंगा, ठीक है, जिसका मास कितना है, स्मॉल m इंटू एक्सलरेशन, तो इसमें जो एक्सलरेशन आएगी बेटे दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ट्रक के केस में भी जो एक्सलेशन आई थी दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कैपिटल मास। लेकिन ये जो ट्रक का मास था ये इतना ज्यादा मास था, अभी एक्सलेशन अप्रोक्सीमेटली 0 है और ट्रक की मास के मुकाबले जो है इसकी साइकिल जो है बाइसिकल, इसकी मास बहुत कम है, इसलिए इसमें एक क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो आगे आगे चल पड़ती है, ओके। तो सबसे पहले बेटे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने दिया बोलो सौ से, ये दिया न्यूटन ने, ओके। सारे सात न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट था। लेकिन इससे पहले भी कहा जाता है लगभग 5000 ईयर पहले जितने भी इंडियन हमारे पंडित जी होते हैं, आपको पता ही है, पंडित जी बता देते हैं, ठीक है, मतलब किसकी शादी कब करो, अच्छा मुहूर्त है, फलाना है, ये है वो है ना। और उस पंडित ने ऐसा तो बताया था कभी किसी को भी 2020 में ऐसा आएगा, कोरोना आएगा, ओके। लेकिन चलो फिर भी जो भी है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में इंडियन जो पंडित हैं या जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है इंडियंस, वो बहुत आगे 5000 के करीब ईयर्स के करीब मानते हैं, कोई पता चल जाता था, ओके। लेकिन फिर भी चलो, जब जैसे ही हम आर्यभट्ट ने जीरो को और डेसिमल का जो क्या किया, इसकी रिसर्च की जी अबाउट इसकी जीरो एंड उसके बारे में, तो बेटे सबसे पहले जो था एक थ्योरी आई, जियोसेंट्रिक थ्योरी, राइट डाउन, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था प्टोलेमी, PTOLEMY।
ये बेटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। हु गिव द जियोसेंट्रिक थ्योरी? ओके, तो किसने दी है, नाम लिख लो इसका, प्टोलेमी। प्टोलेमी ने दी थी थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ये जियोसेंट्रिक थ्योरी के बेटे नाम से पता चल रहा है, जियोसेंट्रिक का मतलब जियो मींस अर्थ, सेंट्रिक का मतलब सेंटर में। ओके, जियोसेंट्रिक थ्योरी, तो ये हमारी अर्थ है। ओके, एयर इज आवर अर्थ। तो here is बेटे our earth, here is sun, here is other planets 1 2 and other stars। okay, तो प्टोलेमी PTOLEM बाई प्टोलेमी ने दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी भी, ये जो अर्थ है ये सेंटर में है और बाकी के सारे स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं वो इसकी चारों तरफ घूम रहे हैं। ओके, प्टोलेमी की थ्योरी थी ये, अबाउट जो थी, ठीक है, 100 एंड 168 एडी में दी गई थी प्टोलेमी द्वारा थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। और उससे लेके 100 से लेके 168 एडी तक, से लेके 168 एडी से लेके 400 ईयर्स तक लोग इसको मानते रहे, इसको इसी को मानते रहे जो प्टोलेमी में दी थी वही अर्थ जो है। ठीक है, वो क्या लग रहा है, वैसे भी अगर आप अपने घर की छत पे चल जाए ना रात को, तो आपको लगता है जैसे आपका घर जो है, ठीक है, वो सेंटर में, बाकी सारे का सारा जो यूनिवर्स है वो चारों तरफ घूम रहा है। ओके, तो पता नहीं इसने कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर दी थी, लेकिन जो थ्योरी दी थी इसने, इसको लोगों ने 400 साल तक माना। ओके, 400 साल के बाद हमारा साइंटिस्ट आ गया आर्यभट्टा। ओके, आर्यभट्टा जो था, ठीक है, आर्यभट्टा जो था, आर्यभट्टा ने कॉन्सेप्ट दिया, कहा इसने थ्योरेटिकली दिया इसने कॉन्सेप्ट भी, ये जो अर्थ है ये सेंटर में नहीं है, लेकिन अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमती है। ओके, आर्यभट्टा ने कॉन्सेप्ट दिया था। और आर्यभट्टा का जो कॉन्सेप्ट था बेटे वो लगभग जो था, ठीक है, 1400 ईयर्स तक ये चलता रहा। आफ्टर दैट 1400 ईयर के कॉन्सेप्ट को लोगों ने माना नहीं, लेकिन ये क्या था भाई, ये जो अर्थ है ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई ना कोई इसने कंक्लूजन दी, इसके लिए कोई ना कोई इसने कोडिंग वर्ड की। ओके, वो कह, लेकिन फिर भी कह रहा है अर्थ जो सेंटर में नहीं है, और इसने कोई थ्योरी नहीं दी, लेकिन इतना इसने कह दिया भाई अर्थ सेंटर में नहीं है, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और जो स्टार्स है वो अर्थ के चारों तरफ नहीं घूम रहे हैं। उसके बाद आया बेटे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस साइंटिस्ट, कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस, कॉपरनिकस। ओके, कॉपरनिकस ने थ्योरी दी बेटे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस ने दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस ने। राइट डाउन नेम, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा भी। कॉपरनिकस जो थ्योरी जो थी, सॉरी, हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी थी, दैट वाज गिवन बाय कॉपरनिकस, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये जो सिस्टम है, ठीक है, सन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द व्हाट, sun, all the planets they are revolving around the sun, and sun occupies the central position, and this part of the universe, ये जो पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें सेंटर ने क्या किया, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, सेंटर ने क्या किया, ऑक्यूपाई, सन ने जो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई किया, दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉपरनिकस, that part is called solar system, sorry, heliocentric theory is given by Copernicus। and बेटे देखो ये हमारी गैलेक्सी है। ओके, दिस इज आवर गैलेक्सी, दिस इज मिल्की वे, एंड मिल्की वे जो है ऐसा है। ओके, इसको अगर साइड से देखें तो ऐसा है, और अगर इसके ऊपर जाके देखें तो इट इज लाइक स्पाइरल। ओके, जलेबी की तरह ऐसे ऐसे। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो यहाँ जैसे है, यहाँ जैसे। ओके, सोलर सिस्टम हमारा यहाँ जैसे है, और इस हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है, वो सन और जो 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, वो सारे के सारे 8 प्लैनेट्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये तो हमारी गैलेक्सी है, ऐसी जो है यहाँ पे अबाउट 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में भी अबाउट 10⁻11 स्टार्स हैं। तो कहने का मतलब है पूरे के पूरे यूनिवर्स में अबाउट 10⁻22 स्टार्स हैं। उनमें से जो स्टार है वो सबसे छोटा स्टार है हमारा सन। सन इज द स्मॉलेस्ट स्टार, और देखो इसके पास कितनी एनर्जी। ओके, पता चल रहा है आजकल हमें ना सन की एनर्जी का,
तो और ये जो सोलर सिस्टम है पूरे का पूरा हमारी अपनी गैलेक्सी में यहाँ जैसे पाया जाता है, मीन्स एक कण के बराबर है। ये आपका जो पूरे का पूरा घर है, जितना बड़ा जितना छोटा, उसमें एक ईंट के बराबर नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ईंट का जो ऐसा पार्टिकल जो आपको नेक्ड आई से विजिबल हो जाए, उसका उतना ही पार्ट है। ओके, उसको बोलते हैं हम सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी और द यूनिवर्स इन विच द सन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन। ओके, तो नेक्स्ट बेटे अब आ जाता है आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। गुरप्रीत बेटे पढ़ा हुआ है? यस सर। हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेटे वो जो दिया था इसने न्यूटन ने, वो ओनली दिया था पॉइंट चार्जेस के लिए, ओनली पॉइंट मासेस के लिए। पॉइंट मासेस के लिए एक मास होता है और एक चार्ज होता है, मैं बताता हूँ आपको, जो चार्ज और मास में डिफरेंस बताता हूँ। तो बेटे अकॉर्डिंग टू दिस योर न्यूटन, लेट हियर इज वन बॉडी whose mass is m1, here is another body whose mass is m2, there is no difference in the distance, distance इसका जितना मर्जी कम हो या जितना मर्जी ज्यादा हो। okay, here is the center of body number 1, here is the center of body number 2, and let the distance of separation between their center is r. In case गुरप्रीत सुनाई दे रहा है तेरे को? गुरप्रीत सर मेरे घर तो सुनाई नहीं दे रहा, आपके घर सुनाई दे रहा है। आपको कैसे पता लगा मेरे को सुनाई दे रहा है? अच्छा, आपके घर चलो चलो ठीक है आवाज ठीक आ है। रही है। चलो देखो बेटा, तो ये यूनिवर्स में दो जो बॉडी है, हो सकता है एक बॉडी मेरे घर में पड़ी हो, दूसरी बॉडी गॉड के घर में पड़ी हो, या हो सकता है बॉडी नंबर m1 जो मेरे घर में और बॉडी नंबर m2 जो है वो 8-10 गैलेक्सियों के बाद पड़ी होगी। मतलब डिस्टेंस जो होगा जितना ज्यादा हो जितना कम हो, दो बॉडी जब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगी तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी होगी ना। अब वो जो फोर्स होगी बेटे, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बॉडीज, मासेस ऑफ दीज टू बॉडीज। अब देख लो, अगर आप चाहे एक बॉडी का मास बढ़ाओ तो भी फोर्स बढ़ जाएगी दोनों के बीच में, अगर आप निकलना बढ़ाओ दूसरी का मास इंक्रीज कर दो तो भी उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर आप दोनों का मास बढ़ा दोगे तो भी उनके बीच में फोर्स बढ़ जाएगी। अगर इनका मास आप डबल डबल कर दें तो 2 2 जा 4, मतलब फोर्स इनकी 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, और बेटे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज है, it is always inversely proportional to the distance of separation between their centers. So therefore, this is equation number 1, this is your equation number 2. Combining equation number 1 and equation number 2, F is directly proportional to m1 m2 upon r square. Okay, or F is equal to capital G m1 m2 upon r square. This is the what mathematical form of स्केलर फॉर्म। इसमें देखो फोर्स के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया हमने, ओके, फोर्स के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। ओके, ये तो हमने 9th में पढ़ लिया था, आज हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? मैं फोर्स के ऊपर इधर क्या लगाऊंगा? वेक्टर लगाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर रह गई, राइट हैंड साइड जो स्केलर है। ओके, तो इससे हम कैसे करेंगे, पूरा पाएंगे? देखो इधर, देखो बेटा इधर, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मैम ने बेटा गूगल फॉर्म शेयर किया, साथ में अटेंडेंस मिला लो। ओके, तो देखो बेटा लिसन, अब इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। अब ये जो बॉडी नंबर 1 फोर्स लगाएगी बॉडी नंबर 2 के ऊपर, ये किधर को लगाएगी? बोलो सब, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बॉडी नंबर 1 जो है ए पॉइंट के ऊपर है, बॉडी नंबर 2 जो बी पॉइंट के ऊपर है। फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2 ड्यू टू 1,
बॉडी नंबर 2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगी 1, वो 1 इसको अपनी साइड को खींचेगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बोलो शाबाश। बॉडी नंबर 2 के ऊपर जो बॉडी नंबर 1 की फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर 2 to 1। Force on 2 due to 1 will be in the direction of 2 to 1. Similarly, at the same time, force on body number 1 due to 2 will be shown by this unit vector, that is equal to 1 2 r unit vector 1 2। बेटे समझ आ गया आपको? यस सर। जो बॉडी Yes, sir. नंबर 2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगी बॉडी नंबर, उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी। और उस डायरेक्शन को मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन के लिए मुझे वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। और वेक्टर के लिए सबसे इजी, अगर डायरेक्शन लगानी हो तो एक 1 जो यूनिट जो है, 1 यूनिट से आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो किसी भी क्वांटिटी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो वेक्टर बन जाएगी। ओके, सो देयरफॉर force on 1 due to 2 in vector form is equal to इसका स्केलर फॉर्म, that is equal to g m1 m2 upon r into, अब ये आ गया स्केलर फॉर्म। ओके, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन है r12 यूनिट वेक्टर। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Similarly, बेटे force on 2 due to 1 is equal to g m1 m2 upon r, sorry, r square, r square into unit vector r21 into unit vector r21। लिसन बेटा, देखना ऊपर फिगर में देखना। अब ये जो वेक्टर है ए से लेके बी तक, इसको चाहे हम लेफ्ट टू राइट मेजर करें, चाहे राइट टू मेजर करें, इसकी लेंथ कितनी होगी, सेम होगी या डिफरेंस होगी? सेम होगी है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं कह सकता हूं कि जितनी फोर्स बॉडी नंबर 1 ने बॉडी नंबर 2 के ऊपर लगाई है, उतनी फोर्स बॉडी नंबर 2 ने बॉडी नंबर 1 के ऊपर लगाई है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, opposite. opposite. So therefore I can say that r12 unit vector is equal to minus r21 unit vector. Okay, यस सर। okay beta Yes, ji? sir. So therefore from equation number 1 and equation number 2, okay, r12 की वैल्यू बेटे पुट कर दो यहाँ पे, we get f12 is equal to what, बोलो बेटा शाबाश, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब r12 जो किसके बराबर है, Minus माइनस R21. r21। ओके, सो देयरफॉर ये बन जाएगा बेटा हमारे पास माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर into r21। This is equation number 3 unit vector r21। okay, comparing equation number 2 and 3, 2 अगर 3 को हम कंपेयर करें तो इसका मतलब हो गया f12 is equal to minus f21। ओके, f12 force is equal to minus f21 force। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सर थोड़ी सी ऊपर कर दो स्क्रीन। नीचे, सर सर ऊपर ऊपर। वाला दिखने रहा। अब ठीक है। यस सर। यस f12 is equal to minus f21। It means these gravitational forces between two bodies are always equal and opposite, or these two forces show action and reaction, or gravitational force between two bodies always obey Newton's law, third law of motion।
ओके बेटा जी। यस Yes, सर। sir. इसके बाद बेटे आपके आता है केपलर्स लॉ। केपलर लॉ जो डिलीट कर दिया, वो हमारे सिलेबस में है नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, यस बेटा सेंट्रल फोर्स। अच्छा देखो, जब हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना, स्कोप, नेचर एंड स्कोप, उसमें हमने 4 फोर्सेस पढ़ी थी, है ना, फंडामेंटल फोर्सेस। एक Yes, फोर्स sir. थी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी थी आपकी वीक फोर्स, तीसरी थी आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ थी आपकी कौन सी, न्यूक्लियर फोर्स। अब इन फोर्सेस में ये जो फर्स्ट वाली थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो थर्ड वन थी कौन सी, हमारे क्या होते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो है बेटे, वो कैसी फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस। कैसी कैसी फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस। ओके, Central. सेंट्रल फोर्स। यहाँ देखना है बड़े ध्यान से। ये देखो, ये मास नंबर m1 है और ये मास नंबर m2 है। यहाँ पे मान लो मास नंबर m3 है। ओके, m2 1 का सेंटर यहाँ पे है, m2 का सेंटर यहाँ पे है। जब फोर्स, सॉरी, बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लगेगी। मैंने आपको बोला हुआ ना, फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स तभी लगा सकते हैं जब दोनों बॉडीज का सेंटर एक लाइन में आ जाए ना, बताया ना आपको। Yes, sir. हाँ, तो देखो, ये जो फोर्स है ये इस लाइन के अलोंग लग रही है, और ये जो लाइन है ये इन दोनों बॉडीज के सेंटर में से गुजर रही है। देयरफॉर दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। अब बॉडी नंबर 1 के ऊपर बॉडी नंबर 2 जो फोर्स लगा रही है, वो भी इसी लाइन से लग रही है। बॉडी नंबर 3, सॉरी, बॉडी नंबर 3 के ऊपर जो बॉडी नंबर 1 लगा रही है, वो इस लाइन के थ्रू लग रही है, और बॉडी नंबर 1 के ऊपर बॉडी नंबर 3 लगा रही है, वो भी इसी लाइन के थ्रू लग रही है। देयरफॉर ये भी सेंट्रल फोर्स है। बॉडी नंबर 2 जो बॉडी नंबर 3 के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो इसके इधर को लगा रही है, और बॉडी नंबर 3 बॉडी नंबर 2 के ऊपर लगा रही है, वो भी इधर को लगा रही है। तो ये जो फोर्सेस हैं जो दो बॉडीज के बीच में लगती हैं और एक लाइन के लॉन्ग लगती है, जो लाइन उनके सेंटर से होके जाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। राइट डाउन, अ फोर्स which acts along the line, a force which acts along the line, which passes through the centers, which passes through the centers of two bodies, which passes through the center of two bodies, is called central force, is called central force. Central forces follow the following properties. Central forces follow the following. Central forces follow the following properties. Number 1, the force is always directed from mass m, towards or away from a fixed point, towards or away from a fixed point O। अब देखो बेटा, here is the coordinate system
x axis, here is your y axis, and here is your z axis. Let this is the origin. Here is a point mass m is located, and force, ये जो gravitational force है, it is a function of distance. This is r. फोर्स जो पॉइंट इस ओरिजिन के बीच में जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट इस ओके, ये फोर्स या तो इस पॉइंट से दूर को होगी या ये फोर्स इस पॉइंट के तरफ को होगी। देखो बड़े ध्यान से। अब बेटे मैंने आपको चार्जिंग का बताया था, मान लो सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये जो है ये मेरे पास क्या है, मास m1 है, ये मेरे पास मास m2 है। चार्ज जो होगा वो पेन के ऊपर होगा तो पेन का मास भी होगा। तो अगर मैं इस दोनों पेन्स को रब करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको जब मैं रखूंगा कहीं भी तो इनके बीच में दो फोर्सेस आएंगी, एक इनकी मास के कारण जिसको बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आएगी इनके चार्ज के कारण। अब देखना, जो अभी पढ़ा हमने, जो फोर्स ऑन मास नंबर 1 होगी ड्यू टू मास 2, उसकी डायरेक्शन होगी कैसे, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और जो फोर्स 2 के ऊपर होगी ड्यू टू 1 होगी, दैट इज इक्वल टू टूवर्ड्स 1 2 ड्यू टू 1। और अगर मान लो दोनों चार्जेस बेटे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना, फोर्सेस रिपल्सिव बन जाएगी, और अगर चार्जेस अपोजिट है तो फोर्सेस की रिवर्स हो जाएगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। ओके, तो देयरफॉर नंबर 2 फर्स्ट लिखा आपने, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम mass m towards or away from a fixed point O. Okay, number 2, the magnitude of the force, the magnitude of the force, the magnitude of the force only depend upon the distance r, only depend on the distance r from the point O, from the point O, as shown in figure, as shown in figure. Gravitational and electromagnetic forces are, gravitational and electromagnetic forces are central forces. Gravitational and electromagnetic forces are central forces.